हेलो गाइस। यहाँ हम स्टेनो फॉर ऑल यूट्यूब चैनल के माध्यम से बेसिक से लेकर एक्सपर्ट लेवल की आपको क्लास उपलब्ध करा रहे हैं। सभी जानते हैं यह हमारा स्टेनो फॉर ऑल यूट्यूब चैनल है, जिसमें आपको 40 शब्द से लेकर 160 180 शब्द प्रति मिनट की गति पर डिक्टेशन उपलब्ध कराई जाती है, हिंदी और इंग्लिश दोनों भाषाओं में। साथ ही आप हमारी वेबसाइट www.stenoforall.com पर जाकर भी अपनी जो आप ऑडियो सुन रहे हैं इनका मूल्यांकन करने के पश्चात आपको 100% रिजल्ट दिया जाता है, जिसमें हमारी टीम आपकी कॉपियों का मूल्यांकन कार्य करती है। सभी 80 और 90 शब्द प्रति मिनट की गति के लिए तैयार हो जाइए। रेडी। उपाध्यक्ष जी, मैं कह रहा था कि जब संसदीय शिक्षा समिति ने अपने प्रतिवेदन में स्पष्ट रूप से शिक्षा मंत्रालय को यह परामर्श दिया है कि विश्वविद्यालयों में शिक्षा का माध्यम बदलने के लिए 5 वर्ष का समय अधिक से अधिक दिया जाए, और मंत्रिपरिषद ने भी अपनी बैठक में लगभग इसी प्रकार का निर्णय लिया है, तो इन दोनों महत्वपूर्ण निर्णयों के बाद मेरी समझ में बात नहीं आई कि अनिश्चित काल इस परिवर्तन के लिए केंद्रीय सरकार को देना कहाँ तक बुद्धिमत्तापूर्ण बात होगी। इसीलिए मैंने अपने भाषण में पहले यह अनुरोध किया था शिक्षा मंत्री जी से कि जहाँ तक भी संभव हो इस 5 वर्ष की अवधि में आलोचना से डरकर अपनी नीति में किसी प्रकार का कोई परिवर्तन ना किया जाए। एक दूसरी बात मैं यह कहना चाहता हूँ कि जितने भी हमारे देश के विश्वविद्यालय हैं, जो दक्षिण भारत के विश्वविद्यालय हैं, उनमें उत्तर भारत की भाषाओं को पढ़ाने की कुछ विशेष व्यवस्था होनी चाहिए, और जो उत्तर भारत के विश्वविद्यालय हैं उनमें दक्षिण भारत की भाषाओं के पढ़ाने की विशेष व्यवस्था होनी चाहिए। लेकिन इसके लिए एक सुविधाजनक मार्ग यह अवश्य अपनाया जाए कि जो श्री जवाहरलाल नेहरू के समय में निश्चित हो चुका था कि सामान्य लिपि के रूप में देवनागरी को सारे देश में स्वीकार कर लिया जाए। विभिन्न भारतीय भाषाओं का साहित्य देवनागरी लिपि के माध्यम से अगर अध्ययन का विषय बन सके, तो मैं समझता हूँ कि उन भाषाओं के सीखने में समय भी कम लगेगा और वह बुद्धिगम्य भी अधिक हो सकेंगी। तीसरी बात, मैं आश्रम प्रणाली के विश्वविद्यालयों, स्कूलों और कॉलेजों के बारे में विशेष रूप से कहना चाहता हूँ। हमारे पूर्वजों ने शिक्षा को 5 सकारों में बांटा है। इन 5 सकारों में पहला था कि शिक्षा में अर्थ के आधार पर कहीं छोटे और बड़े में भेद नहीं होना चाहिए। दूसरा सकार था शिक्षार्थी
जीवन में उतना ही सादगी का आदी होगा, उतना ही विद्या के लिए अधिक उपयोगी होगा। तीसरा सकार था कि गुरु और शिष्य का जितना घनिष्ठतम संपर्क रहेगा, उतना ही विद्यार्थी विद्या अध्ययन के क्षेत्र में अधिक सफल रहेगा। चौथा सकार था मस्तिष्क की स्वाधीनता का और पांचवा सकार था कि विद्यार्थी अपने जीवन में जितना ही संयम धारण करेगा, उतना ही उसके लिए हितकर होगा। गुरुकुलों की प्रणाली जो हमारे देश में थी, वह उन्हीं सकारों का मूर्त रूप देने के लिए थी। भाइयों और बहनों, मुझे आज बड़ी प्रसन्नता है कि हमारे बड़े बड़े कृषि वैज्ञानिक और कृषि विशेषज्ञ अपने अनुसंधानों के सार राष्ट्रभाषा हिंदी में प्रस्तुत करने के लिए पूरे देश में यहाँ एकत्र हुए हैं। मैं तो हमेशा ही कहता रहा हूँ कि किसानों तक नई जानकारी उनकी ही भाषा में पहुँचाई जा सकती है। आपने अच्छा किया कि श्री गणेश राष्ट्रभाषा हिंदी में किया। मैं तो चाहूँगा कि सभी भारतीय भाषाओं में राष्ट्रीय श्रेणी कृषि सम्मेलन आयोजित किए जाएं, ताकि सभी क्षेत्रों के किसानों को पता चले कि उनके लिए इस देश के कृषि वैज्ञानिक कितनी मेहनत से नई नई किस्म और तकनीकें निकाल रहे हैं। अब से 3 दिन बाद हम नए वर्ष में प्रवेश करेंगे। मुझे बताया गया कि सन 1995 के वर्ष को यूनेस्को ने सहनशीलता का वर्ष घोषित किया हुआ था। शायद भारत में इसके बारे में ज़्यादा चहल पहल या चर्चा नहीं हुई, क्योंकि भारत देश और भारतीय लोग तो है ही सहनशील। इसमें भी बहुत ज़्यादा सहनशीलता है किसान में। आप खुद हिसाब लगा लो, हमारे यहाँ से भारत का किसान संसार का सबसे सहनशील प्राणी सिद्ध होगा। आजकल जाड़ा जोरों से पड़ना शुरू हो गया है, फिर भी उत्तर भारत का किसान शीत लहर की परवाह किए बिना आधी रात को उठकर अपने गेहूं के खेत में पानी लगा रहा है, क्योंकि बिजली कुछ घंटों के लिए आती है। किसान ठंड सहकर फसल उठाएगा और फसल पकते पकते गर्मियाँ शुरू हो जाएंगी, तो जेठ की तपती धूप में वह खेतों में कटाई व मड़ाई का काम करेगा। यह जाड़ा पाला सहना और कड़ी गर्मी में पसीने से लथपथ होकर काम करते रहना, इतनी सहनशीलता बस किसान के बूते की ही है। फिर हिंदी बोलने वाला तो और भी ज़्यादा सहनशील है, हर हाल में जी रहा है। गेहूं चावल विदेश में किस भाव में बिकता है,
और हम उसे क्या भाव देते हैं। हर चीज़ के दाम आसमान पर पहुंच गए हैं। महंगाई इतनी बढ़ गई है, मगर किसान की मेहनत का पूरा मुआवजा देने में हम 10 बहाने बनाते हैं कि किसान है कि बर्दाश्त कर रहा है। बिजली महंगी हो गई, डीजल महंगा हो गया, संकर बीज महंगा मिलता है, रासायनिक खादें महंगी मिलती हैं, मगर दालों के भाव चढ़ गए तो चिल्लपों शुरू हो जाती है। मेहनत करता है किसान और उसकी मेहनत पर फलते फूलते हैं बिचौलिए। मंडी के दलाल, आलू के चिप्स बनाने वाले व्यापारी, उनकी फसलों का तेल निकालने वाले व्यवसायी, ये सारी बातें सुनते हैं हमारे किसान भाई। सो किसान से बड़ा सहनशील और कोई नहीं। कोई आता है तो खराब किस्म का बीज बेच जाता है, तो दूसरा जिप्सम के नाम पर मिट्टी बेच जाता है। कई एक नकली कीटनाशक दवाएं बिक रही हैं, छिड़को तो कोई असर ही नहीं होता। किसान बेचारा सब कुछ सह रहा है। मैं समझता हूँ कि यहाँ जो कृषि वैज्ञानिक हिंदी में अपने शोध पत्र प्रस्तुत कर रहे हैं, वे भी बड़े सहनशील होंगे। सभी आ जाइए गूगल मीट के माध्यम से जुड़ने के लिए। जिसको पढ़ना है वो पढ़ सकता है, जिसको नहीं पढ़ना कुछ नहीं कर सकते। हेलो गाइस।